तो सीधा मतलब यह है कि उनकी हत्या हुई है। और हमारी मांग ये है, अभी तो एनआईए ये बम विस्फोट या वो जो जिलेटिन वाला मामला है उसकी जांच कर रही है और उसी में उनको अरेस्ट किया है। और हत्या का मामला या मनसूख के मौत का मामला जो है ये अभी भी एटीएस के पास है। मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पर उसमें जिस प्रकार से एटीएस ने कार्रवाई करनी चाहिए ऐसी कार्रवाई होती हुई दिखती नहीं है, क्योंकि इतने सारे एविडेंस मेरे जैसे पुलिस के बाहर के व्यक्ति को अगर मिल सकते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पुलिस के पास इससे ज्यादा एविडेंस है। और इतना ही नहीं, तो एटीएस और एनआईए ये दोनों के पास कुछ ऐसे टेप्स हैं जिसमें मनसूख की आवाज है और जिसमें वाजा ने उनको क्या क्या कहा है इसकी पुष्टि भी होती है। तो इतने सारे एविडेंस होने के बावजूद अभी भी जो उनके मौत की केस है उसमें एटीएस की ओर से शुरुआत में कुछ एक्शन दिखा, उसके बाद एक्शन दिखाई नहीं पड़ता। अब हमारी मांग तो यह है कि चूंकि ये कनेक्टेड मामला है, वैसे तो पहली कार्रवाई एटीएस ने करनी चाहिए थी और उनको ये हत्या के मामले में अरेस्ट करना चाहिए था और उसके बाद उनकी कस्टडी एनआईए को जानी चाहिए थी, लेकिन एटीएस ने उसमें देरी की है। और अब कनेक्टेड मामले में हम तो ये मानते हैं कि अब हत्या का मामला भी, चूंकि ये कनेक्टेड मामला है और वो सबसे बड़े इसकी कड़ी है मनसूख हिरन जो है, इसलिए वो मामला भी अब एनआईए को टेक ओवर कर लेना चाहिए। और उसमें भी जो सबूत आज एनआईए के पास है या एटीएस के भी पास है, मैं कोई एटीएस पर अविश्वास नहीं दिखा रहा, पर कहीं ना कहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या एटीएस पर कोई दबाव है। मैं दबाव है ऐसा मेरा कहना भी नहीं है, पर जिस प्रकार के एक्शंस होनी चाहिए वो होती हुई मुझे दिखाई नहीं पड़ती। और इसलिए अगर ऐसी बात है तो कनेक्टेड मामला ये एनआईए को जाना चाहिए और तुरंत इस मामले में भी। और मेरा मानना ऐसा है कि इस मामले में ये जो सारा घटनाक्रम है ये अकेले सचिन वाजे नहीं कर सकते, और इसलिए इसमें कौन कौन है इसका भी विचार कि निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर मुझे यह दिखाई पड़ता है कि फेलियर ऑफ पुलिस नहीं है, ये फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि सरकार ने ऐसे व्यक्ति को जिनका पास्ट पता है क्या है उसके बावजूद इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर बैठाया। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज सरकार की है कि जिस चीज के कारण उनकी मजबूरी है कि उनको बैठाना है। और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको डिफेंड कर रहे थे, सरकार जिस प्रकार से हाउस में उनको डिफेंड कर रही थी, अगर इतने सबूत मेरे पास नहीं आते तो शायद उसको तो महात्मा ही ठहराया जाता, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा था कि ये क्या ओसामा बिन लादेन है, इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुल मिलाकर इस मामले की तह तक जाना होगा और जिन इंटरेस्ट के साथ, जिन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको वहां लाकर बैठाया सरकार की ओर से, उससे इसका क्या ताल्लुकात है, उससे इसका क्या संबंध है, ये भी हमारी जांच एजेंसीज को ढूंढना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों को सवाल हो तो पूछ सकते हैं। देवेंद्र पराशर। सर, आपने बताया कि 2018 में शिवसेना की तरफ से आपके ऊपर प्रेशर था, क्या वो प्रेशर सीधे उद्धव ठाकरे की तरफ से था और इस संबंध में कोई बातचीत की? देखिए, उद्धव जी ने मुझसे फ़ोन पे बातचीत की थी उस समय, और उनके जो कुछ प्रमुख मंत्री थे वो मेरे पास आए थे। नीरज, एबीपी न्यूज़। सर, आरोप ये भी है कि सर परमवीर सिंह भी आपके खास माने जाते हैं, लेकिन इस पूरे मामले
मेरे खास मानने का कोई सवाल नहीं है। वो मुंबई के सीपी थे, आज उनको ट्रांसफ़र किया हुआ है। और मेरा तो सीधा कहना है कि ये परमवीर सिंह या सचिन वाजे बहुत छोटे लोग हैं। इनका नाम लेके ये कभी गुत्थी सुलझने नहीं वाली है। इसके पीछे किसका आशीर्वाद है, मैं तो आपको बार बार इंगित करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी जांच होनी चाहिए। अब जी Sir, today Paramveer Singh has been shunted out. Why do you think he has been shunted out of his post from as the Mumbai Police Chief, sir? नहीं, देखिए सीधी बात तो ये है कि उनकी जिम्मेदारी तो है ही, उससे वो कैसे भाग सकते, क्योंकि ये तो डायरेक्ट उनको रिपोर्ट करते थे। लेकिन मैं वापस कहना चाहता हूं कि सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले कुछ और लोग सरकार में बैठे हैं। आप परमवीर को तो बाजू कर दोगे, वो तो पुलिस कमिश्नर थे, आपने उनके तबादला कर दिया। लेकिन सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनकी जांच कौन करेगा, उनका फैसला कौन करेगा? आप पूछिए। सर, आज थोड़ी देर पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को हटाया गया। क्या वजह रही, सरकार को अचानक से क्यों हटाना पड़ा और क्या बचाने की कोशिश हो रही थी अभी तक परमवीर सिंह को? देखिए, मैंने अभी उसका जवाब दिया हुआ है और मैं बिल्कुल साफ ये कहता हूं कि जब इस प्रकार के वारदात सारी होती है और उसके तार ये कहीं ना कहीं किसी न किसी की ओर इंगित करते हैं, ऐसे समय इस प्रकार का निर्णय होता है। मैंने तो पहले ही कहा कि परमवीर सिंह तो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उनको वो रिपोर्ट करते थे तो उनको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लेकिन उनको रिस्पॉन्सिबल तय करके इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले पॉलिटिकल बॉसेस को ढूंढना पड़ेगा। देखिए, तो जांच एजेंसीज का काम है। आप पूछिए। विनीत आपके पीछे। हाँ, आपने कहा कि ये जो घटना है फेलियर ऑफ पुलिस नहीं, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है। क्या आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगते हैं मुख्यमंत्री को काटेगा? देखिए, मैंने इस्तीफा मांगने से थोड़ी वो देने वाले हैं। मैं तो रोज मांगूंगा, लेकिन वो थोड़ी देने वाले हैं। आपने कहा था कुछ दिन पहले कि और बहुत सारी गुपित मैं खोलूंगा। सरकार की जिस तरह से कार्रवाई हो रही है इस प्रकरण में, उसको लेके आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अभी तो बहुत सी चीज़ें बाहर आई, उस समय नहीं आ रही थी, सरकार उसको रोक रही थी। क्योंकि देखिए, ये बड़ा मज़ेदार केस है कि जिसने केस किया वही आयो था पहले। यानी हम कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, इस प्रकार की अवस्था थी। और इसलिए उस समय मैं कह रहा था कि अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं करोगे तो एक एक एविडेंस मैं दूंगा। अभी फॉर्चुनेटली जो एविडेंस मेरे पास थे वो सारे एनआईए के पास है। एनआईए ने वो सारे एविडेंस अप्रिशिएट किए हैं, उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। विनीत। सर, मैं जैसा कि पूछा कि आप कह रहे हैं कि जो सत्ता में बैठे हैं वही है, वो उनके पास खड़ी थी, तो क्या इस्तीफे की मांग कर रहे थे या फिर उन्हें कुछ दिनों के लिए वो वहां से हट जाना चाहिए? देखिए, मैंने वापस कहा कि ऐसी मांगे करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये लोग हटने भी वाले नहीं है। लेकिन मैं एनआईए से और जांच एजेंसियों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि भले ही कितना प्रेशर आए और कितने भी सरकार में किसी भी ओहदे पर बैठे हुए लोग हो, उन तक अगर ये कड़ी जाती है, सचिन वाजे के ऑपरेटर्स कौन है ये ढूंढ के निकालना ही पड़ेगा। आप जी। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने ये सचिन वाजे का पूरा कैरेक्टर बताया कि उनका किस तरह से सरकार के साथ वो रहा, नजदीकी रही। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इस मामले में जिस तरह से एनटीडीए के बाहर जो जिलेटिन की छड़ें मिली गाड़ी के अंदर, इसे आप कैसे देख रहे हैं कि एनटीडीए के बाहर विस्फोटक रखने का क्या मतलब है? क्या मकसद नहीं, देखिए, ये मकसद तो अभी ढूंढना ही पड़ेगा, ये तो एनआईए ढूंढेगा। चूंकि अब अपराधी मिला है तो मकसद भी मिलेगा। तो इसके ऊपर मैंने कुछ कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा संदेश देना चाहते थे, कोई स्टेटमेंट करना चाहते थे, और उस स्टेटमेंट के माध्यम से कोई ना कोई आगे की मंशा थी। ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं था, कोई ना कोई इसके आगे की मंशा थी। क्योंकि एक ज़माने में महाराष्ट्र में कुछ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का एक्सटॉर्शन रैकेट भी चला करता था, इस प्रकार का हमने सुना है। और किस प्रकार से वो उस समय एक्सटॉर्शन करते थे, इसकी कई कहानियां जो महाराष्ट्र से जुड़े हुए
या हमारे जो महाराष्ट्र के पत्रकार यहाँ हैं इनसे आप पूछ सकते हैं। इसलिए ये केवल जिलेटिन तक ये बात रुकती नहीं है, आगे मंशा तो पक्की है। आप एक आपके एमएलए नीतीश राणे जी ने भी आरोप किया है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट उद्धव ठाकरे जी की रिलेटिव है और उनका नाम भी लिया है वरुण सरदेसाई। तो ऐसे ही और कुछ इन्वॉल्वमेंट इनकी है क्या और उसके क्या एविडेंस है? और दूसरा सवाल, महाराष्ट्र कांग्रेस ने ये एलिगेशन किया है जो ब्लैक कार उसमें मिली है इस क्राइम सीन में, उसमें बीजेपी के एक कार्यकर्ता का भी हाथ है क्योंकि उसके साथ फोटो है। वो गाड़ी बीजेपी वाले की है। देखिए, पहले तो मैं पहले बता देता हूँ कि कितना मूर्खतापूर्ण बयान है। इसका जवाब उसी समय दे दिया गया क्योंकि उस व्यक्ति ने बताया कि जिसकी कार थी जिसने बेची है वो उसका दोस्त है और दोनों ने मिलकर साथ में फ़ोटो निकाला है। तो कम से कम इतनी तो अकल लगानी चाहिए कि जब हम कोई आरोप करते हैं तो कुछ पुष्टि भी उसकी कर लेनी चाहिए। लेकिन उनको इंटरेस्ट केवल आरोप करने में है और वो ऐसे मूर्खतापूर्ण आरोप हमेशा ही करते रहते हैं। उन्होंने पहली बार नहीं किया है, इसलिए उसका जवाब देना भी मैं मेरे लेवल का नहीं समझता। दूसरी, आपने जो क्या बात कही थी आपने, हाँ, आपने जो बात कही थी, देखिए उसमें नीतीश जी